स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मिल रहे नए लेक्चर के साथ जिसमें मैं बात करने वाली हूँ डिसीज़ की टाइप्स की कि किस किस टाइप के डिसीज़ कॉज हो सकती हैं। देखिए, हमने बात कर ली कि डिसीज़ ये कॉज कर सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, केमिकल एजेंट हो सकता है, या फिर फिजिकल एजेंट हो सकता है, या किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से भी कोई डिसीज़ हो सकती है। द थिंग इज़ की डिसीज़ होगी कैसी, किस किस टाइप के डिसीज़ हो सकती है। तो चलिए उसके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूँगी, टाइप्स ऑफ डिसीज। मैं आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरी चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ डिसीज, जिसमें 3 टाइप्स रहती हैं हमारी। 3 टाइप्स की डिसीज हो सकती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स की डिसीज कौन सी होंगी। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिसीज। Second one is non-communicable disease, and third one is genetic disorder. ये 3 टाइप की डिसीज हैं जो कॉज हो सकती हैं हमारी बॉडी में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं पहले। कम्युनिकेबल डिसीज, नाम से क्या पता चल रहा है कि ये इन्फेक्शियस डिसीज होती होगी। दिस इज इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है। कैसी होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। और ये कैसी होती है, कंजेनिटल, मतलब सिंस बर्थ के टाइम से ही होती है ये डिसीज। क्लियर है। जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है, इसमें आपको पता चल गया 3 टाइप की डिसीज है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो इन्फेक्शियस डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, कंजेनिटल डिसीज जो कि बर्थ के टाइम से है। इन्फेक्शियस डिसीज जो होगी वो किससे कॉज होगी, कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, वर्म्स या फिर पैथोजन, इस सब से ये कॉज हो सकती है। और ये स्प्रेड हो सकती है, स्प्रेड फ्रॉम अ healthy person to the infected person, obviously है ना। infected person तो ही ट्रांसफर होगी, infected person to the healthy person, ऑब्वियस सी बात है। जो बीमार है उससे जाएगी, जो हेल्दी है उससे कौन सी डिसीज ट्रांसफर हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या दे सकती हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। ऐसा होता है ना कि अगर कॉमन कोल्ड है तो वो दूसरे को भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए सर्दियों में वैसे ये बहुत कॉमन होता है। अब मान लो कि हमने क्या किया, स्नीज किया, और वो स्नीज करके मैंने कुछ नहीं किया। मान लो मैं टीचिंग करने के लिए आपके पास आई हुई हूँ, मैं आपको लेक्चर देने आई हुई हूँ, लेकिन मैंने स्नीज किया या कफ कर रही हूँ, बार बार कफ कर रही हूँ, मैं इस हाथ से इस मार्कर को पकड़ रही हूँ, डेफिनेटली ये मार्कर मैं किसी और को भी दे सकती हूँ, तो वायरस स्प्रेड हो सकता है। तो जो डिसीज जो है किसी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है, किसी एक से दूसरे के कांटेक्ट में आने से ट्रांसफ़र हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है, उसको हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। वो डिसीज जो है या तो किसी वायरस से स्प्रेड हो सकती है, बैक्टीरिया से, वर्म्स या किसी पैथोजन से। इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ये ट्रांसफ़र हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है ये कैसी होती है, इट कैन नॉट spread from the infected person to the healthy person। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे ये ट्रांसफ़र नहीं होती क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इसके एग्जांपल बताती हूँ। इसके एग्जांपल जैसे कि बता रही हूँ मैं कि स्कर्वी हो सकता है, स्कर्वी, क्वाशियोर्कर हो सकता है, क्वाशियोर्कर,
नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर यहाँ पे हो सकता है रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, ये किस किस से हो रही है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से हो सकता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई तो रिकेट्स हो सकती है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हुई तो क्वाशियोकर हो सकता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई तो स्कर्वी हो सकती है। अब अगर सपोज मेरी बॉडी में किसी एक विटामिन की दिक्कत आ गई है, सपोज मेरी एक बॉडी में या आपकी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में स्कर्वी हो गई है या मान लो रिकेट्स हो गई है, तो क्या ऐसा होगा कि जो उसके साथ बैठ रहा है उसको भी वो दिक्कत हो जाएगी? उसकी बॉडी में पड़ा पड़ा विटामिन सी अपने आप से कम हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। मान लो कि मेरे साथ जो बैठा हुआ है या मेरे घर में किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो क्या वो मुझ में भी आ जाएगी? नहीं, लेकिन घर में किसी एक को कॉमन कॉल्ड है तो डेफिनेटली वो ट्रांसफ़र हो सकता है, घर में किसी एक को चिकन पॉक्स है तो डेफिनेटली वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जो डिसीज़ एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकती है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, उसको इन्फेक्शियस डिसीज़ या कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलेंगे। जो डिसीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, स्प्रेड होने का कोई खतरा नहीं है जिनसे, कि ठीक है इसको डिसीज़ है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई बैठेगा तो उसको भी हो जाएगी, ऐसा कोई खतरा नहीं है, उसको नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि बर्थ के टाइम से होती है। ये किस वजह से होती है? कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, कोई भी पीछे से हेरिडिटी चलती आ रही है और एबनॉर्मेलिटी है जेनेटिक में, उसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम की डिटेल तो वैसे 5th चैप्टर में है, जो कि आपका चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। जब हम पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी। वैसे जनरली होता क्या है? जनरली देखिए, ह्यूमन बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर 46 की बजाय यहाँ पे एक क्रोमोसोम अपने आप से कहीं पे ऐड हो जाए, मतलब कि उसकी बॉडी में 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाए। कितने हो जाए? 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाए। तो उससे क्या होगा? मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल तो नहीं हुए ना। क्रोमोसोम्स क्या लिख दिया मैंने? क्रोमोसोम्स, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर किसी की बॉडी में 47 हो रहा है, मतलब वो क्या है? एक एबनॉर्मेलिटी। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? डाउन सिंड्रोम। ये 3 टाइप की डिसीज़ है जो हमने पढ़नी है। अगर हम पैथोजेंस की बात करें कि कौन कौन से हो सकते हैं, वो कौन कौन से? वायरस, बैक्टीरिया, वर्म्स, पैथोजन, माइट्स, प्रोटोजोआन्स, फंजाई, ऐसे पैथोजेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डिसीजेस कॉज हो सकती हैं। हमने जितने भी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे सिलेबस में है, वो सारी डिसीज़ की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। वो डिसीज़ की होती, मतलब कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, मतलब जैसे कि अगर हमने इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिसीज़ का नाम है, ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि मतलब किस तरीके से वो फैल गया। अब फैल तो गया, चलो फैल गया, लेकिन इसका क्योर क्या है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तीनों डिसीज़ में क्या आपको कोई दिक्कत है? बहुत ईजी सी बात है। आई थिंक कि पहले भी कभी पढ़ा होगा किसी छोटे होते किसी क्लास में। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको इरेज कर देती हूँ और आगे चलते हैं। हाँ जी, देखो अब जैसे मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना लेती हूँ। ये हो गया डिसीज़, यहाँ पे डिसीज़ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, और नेक्स्ट लिखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कैसे वो फैला, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या होंगे, फिर उसका क्योर क्या होगा, एंड लास्ट उसको हम रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन। ठीक है जी,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यहाँ पे सिम्टम्स, यहाँ पे क्योर एंड लास्ट में आ जाएंगे प्रिवेंशंस। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी कॉपी में भी बना लेंगे। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहली डिसीज़ की, जो कि क्या है, कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा नंबर 1 डिसीज़ है हमारे पास। सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, विब्रियो कोलेरे। ठीक है जी, ये आपने याद रख लेना है। किससे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड वाटर कौन सा होता है, जिस पे मक्खी मच्छर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये जो मक्खी मच्छर होते हैं ये पहले गंद के ऊपर से बैठ के आते हैं, कहीं भी किसी भी डर्टी प्लेस पे बैठेंगे, किसी भी वेस्ट मटेरियल पे बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद हमारी बॉडी पे या खाने में फिर ऐसे भी बैठ जाएंगे। तो वो जिसके ऊपर भी बैठ रहे हैं वो कंटामिनेट कर देते हैं वो। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे, वाटरी डायरिया। वाटरी डायरिया का मतलब पता होगा, लूज मोशन जिसको बोल देते हैं। वॉमिटिंग हो रही है, या फिर अब इसकी वजह से ऑब्वियसली क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गई है। अब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फाइनली एक बार ही क्या हो जाता है, वेट लॉस भी हो जाता है। ये हो गए इसके सिम्टम्स। ठीक है, क्योर कैसे करेंगे इसको, कोई भी एंटीबायोटिक दे देंगे। एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक, ORS या शुगर सॉल्ट का सॉल्यूशन दे सकते हैं, नींबू पानी वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें दे देंगे। अब क्योंकि वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हुआ, क्या चीज़, कॉलेरा कंटेमिनेटेड फूड वाटर से हुआ, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रिवेंशन तो भी इसकी एक ही है कि प्रॉपर सैनिटेशन कर दो, मतलब पूरी तरह से क्लीन कर दो रूम को। जहाँ पे भी आप रह रहे हो उस घर को या उस रूम को प्रॉपर क्लीन कर दो। एंड पर्सनल हाइजीन जरूरी है, पर्सनल हाइजीन। अब देखिए ये इसकी डिटेल्स हैं, आप इसको इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में सिर्फ अपने नोट्स पे लिखेंगे, क्योंकि आपको 4-5 जो है डिफ्रेंशिएट करना भी इजी हो जाएगा उसको, क्योंकि मेरे को तो इरेज करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करना भी डेफिनेटली इजी हो जाएगा कि अच्छा इसमें ये पॉजिटिव एजेंट है, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये सिम्टम है, ये क्योर है, ये प्रिवेंशन है। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप ऐसे लाइन वाइज लिखेंगे। पहले डिसीज़ लिखी, नीचे पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम, क्योर एंड देन प्रिवेंशन, ताकि उसका लेंथ भी दिखे। 3 नंबर में अगर आएगा तो एक लाइन के तो 3 नंबर नहीं देगा ना, उसी तरीके से आप इसको ऐसे लिख दोगे तो डेफिनेटली इसकी लेंथ बन जाएगी और आपको इसके मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिसीज़ की बात करनी है, इसके लिए पहले इसको यहाँ से सेपरेट कर देते हैं ताकि वो हम शुरू कर सकें। दूसरी जो डिसीज़ शुरू करेंगे वो है कौन सी, टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में बात करते हैं। टाइफाइड कोज कौन करता है, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया या वायरस ये क्या करता है, डिसीज कॉज करता है टाइफाइड। ये भी कंटैमिनेटेड फूड से ही होता है, कंटैमिनेटेड फूड से हो रहा है। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो मेन 1 मार्क क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है, कॉलेरा किसने कॉज किया, विब्रियो कोलेरे ने किया। टाइफाइड किसने कॉज किया, साल्मोनेला टाइफी ने किया। क्योर इसका क्या है, ORS दे सकते हैं, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिम्टम क्या है, ये 1 मार्क क्वेश्चन भी बनते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या इसमें कुछ समझाने वाला है, डेफिनेटली ये जो 3-4 स्लाइड या 3-4 लेक्चर जो रहेंगे आपके, वो समझाने वाले बहुत कम है, क्रैमिंग क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है कि आपको सिर्फ वायरस के नाम याद रखने हैं। और इसमें तो आप अगर मान लो कुछ नहीं भी याद आ रहा है, इन केस कुछ भी नहीं याद आ रहा है कि सिम्टम उसके क्या थे दूर दूर तक, तो देखो हेडेक, फीवर, ये तो नॉर्मली हो ही जाएगा। अगर मान लो मेन याद नहीं रहा, जैसे इसमें वाटरी डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग है, वेट लॉस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें रह ही जाता है। मेन जो चीज़ है वो आपको पॉजिटिव एजेंट याद होना चाहिए। अगर ये याद हो, बाकी सारी चीज़ें आप फिर भी कुछ ना कुछ तो उसमें लिख ही दोगे। अब साल्मोनेला टाइफी कंटामिनेटेड फूड, टाइफाइड के बारे में सुना होगा। एक तो इसमें सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और एक फीवर हो जाता है इसमें, वो भी दोपहर के बाद। दिन में कुछ नहीं होता, दोपहर जैसे जैसे क्रॉस होगी फीवर शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टायर्डनेस रहेगी। तो ऐसे ऐसे इसके कुछ सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, और क्योर कैसे करेंगे इसको, एंटीबायोटिक्स देके।
एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? विच किल्स द बैक्टीरिया। क्या किसका काम होगा ये? एंटीबायोटिक का, जो बैक्टीरिया को किल कर सके। ठीक है। प्रिवेंशन में एक तो हमें पर्सनल हाइजीन तो देखो रखना ही रखना है, ऑब्वियसली पर्सनल हाइजीन से जितना हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इतना कोई भी चीज़ प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें टैब वैक्सीन लगानी होती है। टाइफाइड से टैब वैक्सीन याद रख लेना, ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैब वैक्सीन देनी होती है टाइफाइड में। अगर टाइफाइड हो गया है तो टैब वैक्सीन दे के उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मीन्स टैब वैक्सीन पहले से ही दे रखी हो तो भी उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट में डिसीज़ की बात करती हूँ, दैट इज़ डायरिया। पहले इसको यहाँ से सेपरेट कर देते हैं हम, यहाँ से थोड़ा सा, और नीचे तक आई थिंक लिख ही जाएगा। डायरिया, डायरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? सबसे पहले तो साल्मोनेला शिगेला। साल्मोनेला शिगेला। ठीक है, अब देखो 3 एजेंट आ चुके हैं, विब्रियो कोलेरे, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला शिगेला। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी सेम है, दैट इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कोई भी फूड और फूड पे या वाटर पे मक्खी मच्छर बैठ जाता है तो वो कंटामिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब डायरिया, लूज मोशन वाली चीज़ क्या है? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डायरिया इस पे लिखेंगे कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, या फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया है, वाटर डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? वेट लॉस हो जाता है। वेट लॉस के साथ साथ फैटिक, मतलब थका थका सा लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो होंगी इसके सिम्टम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सिम्टम्स तक तो ठीक है, और कई बार क्या होता है बुखार भी हो जाता है, तो आप फीवर तो हर जगह लिख दोगे इसमें। अब बात क्या आ जाती है, इसका क्योर कैसे होता है? क्योर में इसमें एक एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक देंगे इसमें। ठीक है, और प्रिवेंशन में क्या करेंगे? प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुक्ड फूड देना है, मतलब अच्छी तरह पका हुआ, एंड क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए, क्लीन सराउंडिंग्स। ये चीज़ें आपने अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेनी है। यहाँ पे पेनिसिलिन जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। अगर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करूँ, विब्रियो कोलेरे, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला शिगेला, टैब वैक्सीन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ऊपर ORS सॉल्यूशन, कौन कौन सी चीज़ें किस टाइम पे दी जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एमसीक्यू बन जाते हैं। देखो विब्रियो कोलेरा के टाइम पे विब्रियो कोलेरा कॉज करता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी कॉज करती है, डायरिया साल्मोनेला शिगेला कॉज करता है। ये तीनों का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफाइड डायरिया का याद रख लेना, साल्मोनेला सेम है, याद करने का तरीका कोलेरे विब्रियो कोलेरे है, साल्मोनेला सेम है, टाइफाइड का टाइफाइड से याद हो जाएगा, डायरिया का शिगेला याद रखना। तीनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हुआ तो वो क्या हो जाएगा? इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, या डायरिया हो सकता है। सिम्टम में भी कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला मिलता है। देखो वाटरी डायरिया है, ये भी वाटरी डायरिया ही चल रहा है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, और मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? हेडेक, और दोपहर के बाद फीवर शुरू हो जाता है, उसके बाद फैटिक, तो थका हुआ, कोई भी डिसीज़ हो हमें थका हुआ लगता है। एक नॉर्मल फीवर, एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो जाए तब भी हमारी बॉडी में फैटिक फील होती है, मतलब थका थका फील होता है। क्योर में हमने एंटीबायोटिक तो तीनों में दे दी है, जिसमें से हमने यहाँ पे डायरिया में मेंशन कर दिया कि पेनिसिलिन दे दी है हमने एंटीबायोटिक। ठीक है, इसमें सिर्फ एंटीबायोटिक मेंशन करी, इसमें भी सिर्फ एंटीबायोटिक मेंशन करी, लेकिन कोलेरा में मेंशन कर दिया कि ORS दे दो क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गई है। देखो यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हो गई है तो ORS तो हम यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ORS क्या होता है? ORS का मतलब क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन।
रिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब भी डिहाइड्रेशन होती है तब हम ORS देते हैं। डिहाइड्रेशन, डी मतलब डेफिशिएंसी, हाइड्रेशन वाटर। अगर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होती है तो डेफिनेटली हमें उसको रिकवर करना होता है, हमें रिकवर ऑफ वाटर करना होता है, इसलिए वो रिहाइड्रेशन हो जाता है। जब भी किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है, सपोज हम 2-3 दिन से पानी नहीं पी पाए क्योंकि हम किसी ट्रैवलिंग में थे, ऐसी जगह पे थे कि हम बार बार बाहर का पानी लेके नहीं पी पा रहे थे, या फिर हमें लूज मोशन है, या फिर वॉमिटिंग की वजह से, या किसी भी तरीके से बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ORS या नींबू पानी, ग्लूकोज, ऐसी चीज़ें लेके हमें अपने बॉडी में पानी की कमी को पूरा करना पड़ता है, रिहाइड्रेट करना पड़ता है उसको। तो ORS तो वहाँ पे आ ही जाएगा। नींबू पानी भी पी सकते हैं आप। इसमें पेनिसिलिन याद रखना बस डायरिया में। प्रॉपर सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन इसमें भी है। लेकिन टाइफाइड में टैब, टाइफाइड से टैब तो याद रखना बहुत ईजी है, T से T, टाइफाइड से टैब वैक्सीन जो उसकी प्रिवेंशन में है, कि टैब वैक्सीन अगर दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं, 3 डिसीज़ कर चुके हैं, और 3 डिसीज़ के बारे में सिम्टम्स, क्योर, प्रिवेंशन, और इससे पहले 3 डिसीज़ के बारे में कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जेनेटिक डिसीज़ का एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, ये सारा पढ़ चुके हैं। इसके बारे में अगर इससे ज़्यादा मैं नहीं बता रही क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने तो सिर्फ लिखना था, लिख दिया। द थिंग इज़ आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। याद करने के लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे तभी ठीक है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 डिसीज़ एक दिन में कवर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने उसको अच्छे से करके चलना है, थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल सा चलेंगे। इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, और इसके नोट्स इसी तरीके से बनाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। इस यहाँ पे फ्लो चार्ट को बंद मत करना यहाँ पे, क्योंकि इसी के बाद से ही हम आगे की डिसीज़ कंटिन्यू कर लेंगे जो भी आगे रहती हैं, ठीक है। आगे हम कल इसी से ही कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट उसका लिख देंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिख देंगे, सिम्टम्स, क्योर, प्रिवेंशन। और एक और चीज़, जब टाइफाइड आता है यहाँ पे, टाइफाइड के बारे में एक और चीज़ भी सुनी होगी। टाइफाइड के बारे में क्या सुना हुआ है, टाइफाइड के बारे में देखो, अगर जब आपको पता होगा, जो एक लेडी कौन सी थी, टाइफाइड मैरी थी, जिसकी वजह से ये टाइफाइड मतलब जिसमें सबसे पहले देखा गया था, वो पता है एक अमेरिकन कुक थी वो, बहुत सालों से उसको वो टाइफाइड था। अब क्योंकि वो कुक थी, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाती थी, तो उसके थ्रू जो था पूरा का पूरा टाइफाइड जो है, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा जो है नुकसान टाइप हो गया। आसपास में जितने भी लोगों को वो खाना ट्रांसफ़र करती थी, क्योंकि बनाती थी, वो कुक थी। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में टाइफाइड फैल गया था, ठीक है। सबसे पहले उस लेडी को हुआ था, ठीक है, टाइफाइड मैरी के नाम से जो था उसको हुआ था, और उसके बाद जो है वो आगे ट्रांसफ़र हुआ था, और फिर ये चीज़ें इंक्लूड हो गई, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप पढ़ लेना, और ये जो टाइफाइड मैरी वाली स्टोरी है कल मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।